कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 9 डिस्कस करेंगे। पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर लें मेरे यूट्यूब चैनल से। नोट्स की 11th क्लास के नोट्स भी गिवन है वहाँ, 12th क्लास के नोट्स भी गिवन है, और प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ में बैठें। पेज नंबर 9 में 3-4 टॉपिक्स दिए हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात की है, ठीक है। इनके फॉर्मूला से डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलाज दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, एक तो वेक्टर के टर्म्स में, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स के टर्म्स में। तो ये दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे और उसके बाद में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन दो तरीके की होती है, एक तो एंगुलर प्रोजेक्शन आप देते हो और दूसरा होता है जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देते हो। तो अभी इस पेज में एंगुलर प्रोजेक्शन अगर किसी प्रोजेक्टाइल को दिया गया है तब उसका मोशन कैसे होता है और उसका रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्लाइट टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और ग्राउंड से आपने कोई एंगल बनाते हुए, ग्राउंड के साथ में कोई एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो ग्राउंड के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में, जैसे एक क्रिकेटर एक बॉल को थ्रो करता है तो इस तरीके से थ्रो किया, तो ये जो थ्रो का जो वेक्टर बना है, थ्रो की जो डायरेक्शन है विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल, दिस एंगल थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर कोई एंगल प्रोजेक्शन दिया है तो एक केस तो ये होता है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब लीनियर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया जाए, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में क्या करते हो कि आप किसी टावर के ऊपर खड़े हो, किसी प्लेट्यू के ऊपर खड़े हो और टावर से आपने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधे फेंक दिया, लेकिन वो फिर नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जो उसका मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट होगा तो क्या नाम है, पैराबोलिक ही, जैसे इस केस में भी पैराबोलिक ही होता है। तो वो वहाँ पे लेकिन रेंज कितना चलेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वो सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं और इसी तरीके से एंगुलर प्रोजेक्शन वाले केस में भी कैलकुलेट की जाती हैं। तो एक एक करके दोनों केसेस डिस्कस करने हैं। तो अभी इस वाले पेज में एंगुलर प्रोजेक्शन वाला केस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है। दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के केस में, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के केस में। स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन का केवल एक ही तरीका होता है, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 20, 2 × 5 = 10। ओके, तो इसमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट करें, लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ गिवन है तब कौन सा टाइप का प्रोडक्ट किया जाए, हमारे पास इसके दो आंसर रहते हैं। एक तो ऐसा प्रोडक्ट कर सकते हैं जिसमें कि रिजल्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते समय रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, पहला तरीका। और दूसरा तरीका, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट इस तरीके से करें कि रिजल्ट में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। पहले तरीके में दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट किया, रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिली। दूसरे तरीके में दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट किया, रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी मिली। तो पहले टाइप के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरे टाइप के प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट वेक्टर मिलता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इनको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्रॉस सिंबल यूज़ करते हैं। डॉट स्केलर के साथ में है, क्रॉस वेक्टर के साथ में है। अब एक एक करके दोनों को पढ़ना स्टार्ट करें। डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डॉट से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज ए बी कोस थीटा। ये दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आपको केवल वेक्टर का वेक्टर ए पता था, वेक्टर बी पता था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो और उन दोनों के बीच का एंगल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या गिवन है। तो ये तीन चीजें अगर आपको पता है, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है, उन दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा, तो आप आसानी से दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू a b साइन थीटा, वेयर a इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, b इज मैग्नीट्यूड वेक्टर b एंड थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। तो अगर आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है थीटा, तो आप आसानी से उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो a b साइन थीटा से, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये तो एक फॉर्मूला ठीक है, यूजफुल फॉर्मूला है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। पर
वेक्टर्स जो है ना अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 9j प्लस 4k, एक मैंने एग्जांपल लिया, इसमें i j k के टर्म्स में है। ये i j k को समझ लें सबसे पहले। i j k आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। i कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। y कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, j कैप से डिनोट करते हैं। और तीसरा है k कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो कैप से इनको इसलिए डिनोट कर रहे हो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स को कैप से डिनोट करते हैं। और i का मतलब हो गया कि x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और j का मतलब हो गया y एक्सिस के अलोंग, और k का मतलब हो गया z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। इनका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? यूनिट वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट है, इसलिए तो उसको यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर में केवल डायरेक्शन ही होती है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो यूनिट वेक्टर से अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, तो वो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लेके आता, उसमें केवल डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आई कैप वेक्टर अपने आप में सिर्फ इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही है। एंड सेम फॉर जे कैप एंड के कैप एज वेल। तो वेक्टर्स जो है ना अपने आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, इनकी टर्म्स में दिए होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 3i प्लस 4j प्लस 2k, तो इसमें आई कैप के साथ में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 होगा। जे के साथ में 2 लिखा हुआ है तो यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 होगा अलोंग वाई एक्सिस। के साथ में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 होगा, तो ये जेड एक्सिस का। तो इस तरीके से वेक्टर दिए होते हैं, जैसे 4i प्लस 3j प्लस 2k। तो दो वेक्टर इस तरीके से दे रखे हैं, एक वेक्टर a दे रखा है, एक वेक्टर b दे रखा है, और अब इनका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, या सिचुएशन में कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो कैसे करें? तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो इन जनरल a वेक्टर को b वेक्टर को कैसे माना जाता है? a वेक्टर इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। इस तरीके से b वेक्टर को माना जाता है bxi प्लस byj प्लस bzk। ठीक है, अभी a वेक्टर का और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इसकी वैल्यू होगी ax, पहले तो दोनों को लिख लो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू axi प्लस axi प्लस ayj प्लस azk ब्रैकेट में डॉट, फिर दूसरा वाला वेक्टर byi प्लस byj bzk, ये हो गया दूसरा वेक्टर। अब इनकी दोनों की एक एक टर्म को आपस में मल्टीप्लिकेशन करते जाएं। मल्टीप्लिकेशन करके जब सोल्व हो करके आएगा तो वो रिजल्ट मिलता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो एग्जाम में कई बार इसका डेरिवेशन भी आ सकता है कि ऑब्टेन करके बताओ कि ये डॉट प्रोडक्ट ax bx प्लस ay by प्लस az bz होता है। और इसको वैसे डॉट, तो इसको डिराइव करना तो आसान है, मैंने बता दिया कि पहले पहला वेक्टर लिख लिया था axi प्लस ayj प्लस azk डॉट, दूसरा वेक्टर लिख लिया था bxi प्लस byj प्लस bzk, और दोनों का आपस में एक एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लिया था। तो उसमें कुछ टर्म कैंसिल हो जाती हैं, बाकी जो बचती हैं वो यही 3 टर्म बचती हैं, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो और इसको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए डायरेक्ट याद भी रख लेंगे इस एक्सप्रेशन को। अच्छा, अब दूसरे तरह का प्रोडक्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। तो a वेक्टर इज गिवन इन द सेम वे axi प्लस ayj प्लस azk एंड b वेक्टर इज गिवन इन द सेम वे। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका तो वही रहेगा जैसे ऊपर बताया, पहले a वेक्टर लिख लिया क्रॉस, दूसरा वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लिए, और एक एक को एक एक के साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जब सोल्व करेंगे इसको कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली जो टर्म्स बचेंगी उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना आसान पड़ता है, इसी फैशन में इसको याद भी रखा जा सकता है। अदरवाइज वो टर्म में सिमिट्री होती तो है, लेकिन इतनी कॉमन सिमिट्री नहीं है कि उसको याद रखा जा सके। इसमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में बिल्कुल आसान सी सिमिट्री है, ये एकदम याद हो जाएगा देखते ही। तो इसका डेरिवेशन तो खैर ठीक है, वो भी करना ही है, लेकिन इसके रिजल्ट को तो ये तो 90% टाइम्स हमेशा यूजफुल रहता है, ये हमेशा यूज़ में आता रहता है। तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको ज़रूर याद कर लीजिए। तो क्या होगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू आई जे के, और फिर ax b ay az, और नीचे थर्ड रो में bx by bz, ये डिटर्मिनेंट हो गया। सबसे पहली रो हो गई i कैप j कैप k कैप, और सेकंड रो हो गई ax ay az। ax ay az क्या है?
वेक्टर ए के कंपोनेंट से एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, और थर्ड रो में आ गया बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये क्या है, ये वेक्टर बी के कंपोनेंट्स है। तो इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आसानी से जानते हैं आप, वो आसानी से कैसे करते हैं, पहले आई को छिपा लेंगे तो, और ये बचेंगे ए वाई और बी जेड, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, माइनस बी वाई इंटू ए जेड, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर जे को छिपा लेंगे और माइनस जे लिख करके, और ये आएगा ए एक्स और इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, फिर के वाले को छिपा लेंगे तो उधर प्लस के लिख करके ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स की टर्म्स में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को आपने ग्राउंड पे आप खड़े हो, ग्राउंड से आपने लॉन्च किया है बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड। तो इसका डायग्राम देखें तो ये एक ट्रेजेक्टरी इसकी गिवन है, डायग्राम में शो कर रखी है मैंने। तो इनिशियली ये ओरिजिन से आपने लॉन्च किया बाय मेकिंग सम एंगल थीटा एंड यू हैव गिवन अ वेलोसिटी u। तो इस u के कंपोनेंट्स हो गए ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट हो गया ux और y कंपोनेंट हो गया uy। तो इनिशियली ये है u वेलोसिटी से आपने इसको लॉन्च किया था, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद में ये एक मैक्सिमम h हाइट तक गया और उसके बाद में फिर नीचे आया, h हाइट मैक्सिमम इसने ऑब्टेन कर ली और h हाइट पे पहुंच करके इसकी एंटायर वेलोसिटी v बन जाती है, v इज इक्वल टू वी एक्स ओनली। इसका मतलब ये है कि उसके पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बचता मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो बचेगा नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर जाना बंद करना है ना प्रोजेक्टाइल को। अगर उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट बचा रहेगा तो फिर तो ऊपर चलती रहेगी प्रोजेक्टाइल, तो ऊपर नहीं जाना। अब उसको एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच ही चुकी है, मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ से तो नीचे ही चलना है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था, इस पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है एंड दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज मार्क्ड वी एक्स हियर। और इसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर देती है प्रोजेक्टाइल और नीचे पहुँच करके एक पॉइंट को हिट करती है, डेस्टिनेशन पॉइंट को, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी से इज v, तो x कंपोनेंट वी एक्स हो गया और y कंपोनेंट वी वाई हो गया। अब इस पूरी जर्नी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक का एक पार्ट हो गया और फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के उससे आगे नीचे ग्राउंड को हिट करने में ये दूसरा पार्ट हो गया। तो जो पहले वाला पार्ट है फर्स्ट हाफ, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निगेटिव लिया जाएगा बिकॉज पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो g की वैल्यू यूज करोगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज करोगे माइनस, तो यू विल टेक माइनस g इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिस जर्नी। और इसकी सेकंड हाफ जर्नी में g की वैल्यू प्लस g लोगे, क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, एक बात और है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम u sin थीटा टू 0। पहले हाफ में पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, ये जो ux है, ux कोस थीटा है, u कोस थीटा, u साइन, और uy है u साइन थीटा। जो थीटा एंगल बना होता है उसके साथ का कोस थीटा रहता है, और जो दूसरा वाला बना होता है वो भी कोस थीटा ही है, लेकिन वो एंगल 90 माइनस थीटा बच जाता है अपने आप से। तो 90 माइनस थीटा ऑफ कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इस तरीके से जो y कंपोनेंट है वो u साइन थीटा है। अदरवाइज आप सिंपल ऐसे याद रखो कि बोथ आर कोस थीटा। जो थीटा ग्राउंड के साथ बन रहा है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u कोस थीटा एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u कोस 90 माइनस थीटा, और उसको u साइन थीटा भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इनिशियली इसका वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा था और ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके 0 रह जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट वहाँ तो 0 होना है ना, तो ये देखो पहले हाफ में मैंने यही लिखा है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम u sin थीटा टू 0 अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल रिटार्डेशन माइनस g। पहले हाफ में तो माइनस g लग रहा है, इसीलिए वो वर्टिकल कंपोनेंट कम होते गया और अल्टीमेटली 0 भी हो गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा थी इनिशियली, इस हाइट पे भी, मैक्सिमम हाइट पे भी u cos थीटा ही रहती है, क्योंकि इसमें कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा और भी कोई फोर्स नहीं काम कर रहा। तो ये थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट पेज में ही कवर करेंगे। पेज नंबर 9 में इतना ही रखते हैं, पेज नंबर 10 में चलेंगे इससे आगे।